हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 27वें दिन में हैं। आज भी वही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, इतिहास का 7वां चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, और हिंदी में वर्णिका भाग 2 के चैप्टर 3 यानी माँ का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, और संस्कृत में उपसर्ग चल रहा है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। एग्जाम में आएगा और गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। आइए, और किसी का आंसर पता हो तो आप भी जरूर बताइए। सामाजिक विज्ञान में आज इतिहास का 7वां लेसन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बाबू, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन याद रखिएगा 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, साम्यवादी शासन प्रणाली नहीं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ये भी नहीं, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही वाला प्रणाली आर्थिक संकट के कारण यूरोप में इसका उदय हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? क्या थी? तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत याद रखिएगा 1990 के दशक में हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? कौन सा? तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1929 में हुआ था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच सबसे पुराना स्थल व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो याद रखिएगा रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? ओपेको का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील किसने लागू की थी? याद रखिएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पे पड़ा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बाबू, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? किस संस्था का गठन हुआ था? याद रखिएगा विश्व बैंक का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा बाबू यूरो है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो याद रखिए यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया था? बताइए तो, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, कि रोजगार में, कि बैंक में, कि उद्योग में, किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया था वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 1995 में बना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बाबू, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? किस देश में पारित किया गया था? याद रखिएगा ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, आगे अब हिंदी है। तो वर्णिका भाग 2 का तीसरा लेसन माँ चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए माँ, पहला क्वेश्चन है बाबू, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? यानी कि मंगू के अलावा पूछा है, तो याद रखिएगा 3 संतानें थी, और मंगू को लेकर टोटल 4 संतानें थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यानी किस लेखक ने माँ कहानी को लिखा है? याद रखिएगा ईश्वर पेटलिकर जी ने माँ कहानी को लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? अभी मैंने बताया था मंगू को लेकर 4 और मंगू को छोड़ करके 3, लेकिन यहाँ पे पूछा है मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो टोटल 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, जन्म से ही पागल है कौन? मंगू पागल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, मंगू जन्म से ही डैश थी, पागल थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? अगहन का महीना था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलिकर जी का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? यह किसने कहा था? तो पागल खाना में याद कीजिए किसने कहा था, तो मिट्रन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर बुलवाया था? तो अपने बड़े बेटे को पत्र लिख कर बुलवाया था, बड़े पुत्र को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? किसकी उपमा? गौशाला की उपमा देती थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? कहाँ के हैं? तो याद रखिए गुजरात के हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगू कब से पागल है? कब से है? तो जन्म से ही पागल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बचपन से ही पागल है। अगला है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके रखा जाता था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? अभी बताया गया था गुजराती भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो पुत्रियां दो गो थी, और लड़का भी कोई गो था, दो गो था, टोटल कोई गो? तो 4 गो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? माँ ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? किसे? अस्पतालों को देती थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? अगहन का महीना आराध्य देव मानती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पेटलिकर जी की कहानी है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? क्या नाम था? कम्मू नाम था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? क्या निदान प्रकट किया था? ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा था कि इसका पागलपन मिटाना संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ संस्कृत है तो संस्कृत में वही उपसर्ग चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो क्वेश्चन है बाबू, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें से अप से कौन सा शब्द बनेगा? ध्यान दीजिएगा, अपना कि आहार कि अपयश कि आयोग? तो अप से ना, तो उपसर्ग है तो शब्द के पहले जुड़ेगा, तो अपयश बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बाबू, किस शब्द में प्र उपसर्ग है? यानी यहाँ पर प्रेरणा, प्रचार, प्रेम, प्रभार, इसमें प्र उपसर्ग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रचार में प्र उपसर्ग है। अगला है, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यात्म पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निह उपसर्ग किस शब्द में है? यानी कि निह उपसर्ग किस शब्द में है? तो ध्यान दीजिएगा, निवेदनम, निगमम कि निर्धन कि निसर्ग? तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्धना में निह उपसर्ग है। ओके, चलिए अगला है, किस शब्द में परि उपसर्ग है? परि उपसर्ग पूछा है, तो पहले ही दिखाई दे रहा है, परिहार में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति ही पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो दुस में है कि दूर में है कि उत में है कि उप में है? तो दूर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर उपसर्ग दुर्गति में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अभी उपसर्ग है? अभी पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो अभेदा में है कि अभूति में है कि अभैदिक में है कि अभिवादन में है? तो अभिवादन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? निश्चय, तो निश्चय में निह उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? परि नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा,
तो आप ध्यान दीजिएगा, परिचय में भी परी है, परिणाम में भी परी है, परिणय में भी परी है, लेकिन परी यहाँ पे बड़ी की मात्रा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उन्नति पूछा है तो उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है। प्रति के योग में याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है किस शब्द में आंग उपसर्ग है। आंग उपसर्ग पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो आंग उपसर्ग किसमें है, तो बताइए, तो आहारम में है कि आजी में है कि आजकम में है कि आज गवम में है, किसमें है, तो याद रखिएगा आहारम में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्गमम पूछा है, तो दूर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। नहीं पूछा, यानी कि वी उपसर्ग किसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विकास, वेद, विनय, व्यवहार। तो ये व्यवहार, विनय और विकास सब में भी है, वेद में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान आ गया, तो विज्ञान पढ़िए अपने समझ स्तर से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आपका स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी विज्ञान में जो फिजिक्स कर रहे थे, तो फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तो बिहार बोर्ड एग्जाम पूछा है, उन सभी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे लोग, अब बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, यानी 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ओके, चलिए देख पा रहे हैं, लिखा है 14.1 ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन है दिया हीलियम, बी दिया क्रोमियम, सी दिया यूरेनियम, डी दिया एल्यूमिनियम। तो हम जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। यूरेनियम क्या है, रेडियो सक्रिय, ऑप्शन नंबर क्या सी, सी कर दी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन सा, ऑप्शन ए दिया है कोयला, बी दिया लकड़ी, सी दिया पेट्रोलियम, डी दिया बायोमास, ऑप्शन नंबर डी होगा बायोमास। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें से सभी। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है इसमें, तो प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर क्या सी, सी कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, ऑप्शन नंबर ए जो सरलता से सुलभ हो सके, बी जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, सी जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, डी जिसमें ये सभी गुण, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने पढ़े थे ना ऊर्जा का उत्तम स्रोत की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत की सभी विशेषताएं होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, यानी सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन ए दिया भूतापीय ऊर्जा, बी दिया पवन ऊर्जा, सी दिया नाभिकीय ऊर्जा, डी दिया जैव मात्रा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। इसको सौर ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला चलिए अगला टॉपिक दिया यहाँ पर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। इसमें पहला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, तो लकड़ी है, बी गोबर गैस, ये भी है, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी दिया कोयला। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। ओके, ये नाभिकीय ऊर्जा क्या है, बायोगैस ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पढ़े थे ना, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी दिया 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर दिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कम से कम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी बायोगैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसको मतलब जीव से कोई मतलब नहीं है, जीव द्रव्यमान से मतलब नहीं। जैसे कोयला की बात करें तो कोयला का पेड़ पौधा है, जब पृथ्वी के अंदर बहुत दिन दबे रहते हैं तो कोयला बनता है, बायोगैस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सिटी कर देंगे। ओके, अगला दिए कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए जैव मात्रा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो दोनों के दोनों क्या है, परंपरागत नहीं है, ये वैकल्पिक है जो अभी नया है, ठीक है ना, गैर परंपरागत है। ऑप्शन नंबर ए होगा जैव मात्रा। जैव मात्रा क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। उस दिन नहीं कर सकते जिस दिन क्या हो, सूर्य दिखाई ना दे, यानी धूप ना मिले, उस दिन नहीं कर सकते। ऑप्शन है धूप वाले दिन में, तो नहीं, गलत। धूप वाले दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़िया से यूज कर सकते हैं। बी दिया बादल वाले दिनों में, सी दिया गर्म दिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बादल वाले दिन में हम लोग सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए भारी वाहनों में, रेल इंजनों में,
सी विद्युत उत्पादन में, डी इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इन सभी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र क्या करता है, बांध में जो एनर्जी संचित रहता है, स्थितिज ऊर्जा क्या करता है, जब पानी गिरता है टरबाइन घूमता है, ये सब पढ़े होंगे लोग। तो जल विद्युत संयंत्र में पढ़े चलो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा किसमें बोलता है, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर क्या है, डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी कोयला। तो पेट्रोलियम कोयला दोनों के दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो सी दिया, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन ठीक करेंगे, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए बायोगैस, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी कोयला। तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला सब क्या जीवाश्म है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, किसे दिया, जीवाश्म ईंधन क्या नहीं, बी दिया चंद्रमा, ये भी नहीं है, सी सूर्य, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी टिक कर देंगे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा स्रोत का वास्तविक स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन है सूर्य। तो सूर्य तो नवीकरणीय में आएगा। पवन भी क्या है, नवीकरणीय। सी पेट्रोलियम, तो सुनो सी टिक करेंगे। पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। अगला दिया है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ईंधन हम लोग पढ़े चलो, ईंधन के दहन से क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। इन ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन है डेनियल सेल, बी दिया है इलेक्ट्रॉनिक सेल, सी दिया सौर सेल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह क्या होता है, आज वाला क्लास कंप्लीट होता है। चलिए, इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।